अब हम करने जा रहे हैं टोटल इनकम के क्वेश्चंस। इस चैप्टर में अभी तक जो हम इससे पहले करते आ रहे थे रिडक्शन में, उसमें भी छोटे मोटे टोटल इनकम के क्वेश्चन थे, लेकिन अब ये जो है ये फुल क्वेश्चन है टोटल इनकम का, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और पांचों हेड मतलब जो हैं वो सारे पांचों हेड मिलेंगे आपको इसमें, और उनको ऐड करके फिर ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, फिर डिडक्शन आप लेस करोगे तब टोटल इनकम आएगा। उसका क्वेश्चन अब है ये, ठीक है। तो मैंने पांचों हेड का वीडियो बना दिया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। उसके बाद डिडक्शंस पे भी मैंने वीडियो बना दिया है। अब टोटल इनकम जो एक कंबाइन क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने पांचों हेड और डिडक्शन पढ़ा है, उसका यूज अब यहाँ पे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ श्रीमती मनोरमा देवी। शी इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। तो इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि किस हेड की बात हो रही है। जैसे आप देख रहे हो सैलरी, तो इसका मतलब फर्स्ट हेड जो है वो सैलरी की बात कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। तो शी इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ. Her employer had provided her with an unfurnished accommodation in Delhi at ₹6,000 per annum, the fair rent of which is ₹30,000 per annum. तो देखो सबसे पहले सैलरी देख लो 15,000 पर मंथ, तो साल का हो जाएगा 15,000 इंटू 12, ये सैलरी हो जाएगी श्रीमती मनोरमा देवी की। उसके बाद श्रीमती मनोरमा देवी के जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने दिल्ली में एक अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है मनोरमा देवी को, ठीक है। और उसका जो एम्प्लॉयर हैं श्रीमती मनोरमा देवी से 6,000 रुपए पर एनम चार्ज करते हैं, जहां तक कि उस घर का फेयर रेंट तो 30,000 पर एनम है, ठीक है। तो ये छोड़ दो, फेयर रेंट से हमको क्या मतलब, बस हमको सैलरी मिल गई। दूसरी चीज, ये रेंट फ्री हाउस दिया गया है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को। तो रेंट फ्री हाउस के लिए दो कंडीशन थी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी दो केस, एक केस जब ये जो घर है वो खुद एम्प्लॉयर का हो, और एक जब एम्प्लॉयर भी रेंट पे लेके अपने एम्प्लॉय को घर दे रहा है। तो यहाँ तो कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके मनोरमा देवी को दिया है, इसलिए हम मानेंगे कि ये पहला वाला कंडीशन है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, यानी कि अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाले में हम रेंट फ्री हाउस का पैसा कैसे निकालते हैं, तो ये है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का कंडीशन। तो क्वेश्चन में नहीं मेंशन था कि एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे लिया है वो घर, तो इसलिए हम मानेंगे कि ओन करता है एम्प्लॉयर, ठीक है। तो जब ओन करता है एम्प्लॉयर उस घर को और उसने एम्प्लॉय को दे रखा है, तो उसमें हम पॉपुलेशन वाली कंडीशन लगाते हैं। तो और जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ में, अब पॉपुलेशन वाला कैसे होता है कि भाई पॉपुलेशन भी तीन कैटेगरी में डिवाइड है, एक 25 लाख से ज्यादा, एक 10 से 25 लाख के बीच में, और एक बिलो 10 लाख पॉपुलेशन। तो जब, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब क्वेश्चन में बस सिटी का नाम दिया हुआ है दिल्ली और यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दी हुई है, तो जब क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आप मानोगे कि 25 लाख से अबव है पॉपुलेशन, और वैसे भी दिल्ली है तो दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से अबव ही है, ठीक है। तो अब देखो इसमें, तो 25 लाख से हम अब पॉपुलेशन मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पॉपुलेशन नंबर नहीं गिवन है, ठीक है। तो भाई जब पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा होता है तो 15% ऑफ सैलरी हम लेते हैं, और सैलरी नॉर्मल सैलरी नहीं, सैलरी का बकायदा फॉर्मूला होता है रेंट फ्री हाउस के लिए, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी, बोनस, कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, तब आएगा रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी। तो उस सैलरी का 15% निकालना। अगर कोई फर्नीचर प्रोवाइड हुआ है तो उसका 10% कॉस्ट यहाँ पे ले लोगे, या फिर अगर हायर किया गया है तो फुल हायर वैल्यू। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो फर्नीचर नहीं गिवन है, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नील ही पाएगा वैसे भी। तो ये आ गया 15% ऑफ सैलरी जो भी आएगा बाहर लिखना, उसमें से लेस करोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख रहे हो लिखा है कि एम्प्लॉयर ने श्रीमती मनोरमा देवी को 6,000 पर एनम में दिया, मतलब कि एम्प्लॉय का पैसा जा रहा है ना, तो एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय में हम लेस करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय रेंट 6,000 रुपए, और वो जो 15% आएगा सैलरी का वो उसमें से 6,000 लेस करोगे तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी रेंट फ्री हाउस की, जिसको कि आप सैलरी में ऐड करोगे। तो सबसे पहले लिखोगे सैलरी 15,000 इंटू 12, फिर रेंट फ्री हाउस, उसके बाद इससे आ जाएगा ग्रॉस सैलरी, और हाँ यहाँ फेयर रेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रॉस सैलरी आ गया, फिर लेस क्या करते हैं हम, तीन चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलावेंस और प्रोफेशनल टैक्स। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फिक्स होता है, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स है नहीं, और इंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो वो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, और ना ही उनको मिला है इंटरटेनमेंट अलावेंस, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हर इन्वेस्टमेंट्स वर, तो 10% राजस्थान गवर्नमेंट लोन ₹50,000,
10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ₹24,000, 60,000 रुपीज इन 10% फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 5 years। ये उनके इन्वेस्टमेंट थे और ये सारे के सारे 10%, इसका अंदर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की बात हो रही, यानी कि ये जो है ये पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10% राजस्थान गवर्नमेंट लोन है 50,000 रुपए का, उस पर इंटरेस्ट है 10%, तो 10% निकालोगे आप 50,000 का और आ जाएगा 5,000, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और फिर 10 गवर्नमेंट बॉन्ड थे 24,000 के, उस पर 10% का इंटरेस्ट, यानी कि 2,400 रुपीज। फिर उसके बाद 60,000, 10% फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट कराया गया 5 साल के लिए 60,000 रुपए, तो 10% निकाल लोगे आप 6,000, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दोगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। देखो आपको करना वैसे ही है, हेडिंग हम डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसमें सैलरी और सारे हेड को अलग अलग ऐड करके वो लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा GTI, फिर डिडक्शन लेस करेंगे तो TI आएगा, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट, शी ओन्स अ हाउस विच हैड बीन लेट आउट एट ₹2,000 पर मंथ बट इट्स फेयर रेंट इज ₹2,250 पर मंथ। ये बात हो रही है हाउस प्रॉपर्टी की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो श्रीमती मनोरमा देवी एक घर ओन करती हैं, उस घर को उन्होंने किराए पे दे रखा है और उसका किराया है वो लेती हैं 2,000 रुपए पर मंथ, यानी कि साल का 2,000 × 12 24,000 रुपीज वो साल का रेंट लेती हैं अपने टेनेंट से, ठीक है। और फेयर रेंट दिया हुआ है 2,250। तो जब सैलरी वाला हम रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करते हैं वहां तो फेयर रेंट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी वाले में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, ठीक है। तो और भी आगे पहले देख लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय हर, ठीक है। शी स्पेंट ₹100 ऑन कलेक्शन ऑफ रेंट, तो जो पैसा कलेक्शन ऑफ रेंट पे गया होता है वो उसका हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी काम नहीं होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। उसके एंड पेड ₹3,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिन्यूइंग द हाउस। तो इन्होंने घर को रिन्यू कराने के लिए जो लोन ले रखा था उसका इंटरेस्ट है 3,000 रुपए। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो, हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक जब हाउस नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और एक हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट से। तो जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा होता है तब हम कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होता है तो हम नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड रेंट, इसका मतलब ये नॉट कवर्ड वाले में आएगा। नॉट कवर्ड वाले में सबसे पहले लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फिर एक्चुअल रेंट, फिर फेयर रेंट, फिर इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है वही हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया, आप वहाँ नील लिख दोगे। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, पर एनम का निकाल के यहाँ लिखोगे, और फेयर रेंट भी पर एनम का निकाल के यहाँ पे लिखोगे। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। फिर तीन चीज लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट। वैकेंसी नहीं थी, अनरियलाइज रेंट भी नहीं था, तो आप देख रहे होगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर था। हर कौन? मतलब श्रीमती मनोरमा देवी ओनर है, तो जब भी म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर रहता है तो वही लेस करते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ये 3,000 रुपए बस लेस करोगे आप म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर लिख के, और दोनों है नहीं वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट, तो आ जाएगा ये एनुअल वैल्यू। फिर एनुअल वैल्यू में से तीन चीज लेस करते हैं, उसका नाम होता है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। तो पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30%। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, अगर कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट, तो भाई घर से रिलेटेड तो है ही, इन्होंने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट है 3,000 रुपए, तो वो आप यहाँ इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर में लिख दोगे, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड तब निकालते हैं जब कंस्ट्रक्शन का डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन दे रखा है और कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म हुआ है ये बताया गया हो। तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है, तो इसलिए बस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और 30% ऑफ एनुअल वैल्यू लिखोगे, उसको ऐड करोगे और फिर उसके बाहर लिखोगे आप और एनुअल वैल्यू से लेस कर दोगे, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये जो कलेक्शन ऑफ रेंट पे 100 रुपए खर्च हुए हैं इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, शी अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। ये है पीजीबीपी का पॉइंट, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जब भी कोई स्पेकुलेशन बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो वो भी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में जाता है, ठीक है। तो आप लिखना पीजीबीपी हेड, उसके अंदर में लिखोगे आप प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट, शी रिसीव्ड ₹900 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। तो जैसा कि ये इंटरेस्ट की बात हो रही है, यानी कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, ठीक है। लेकिन
कैपिटल इन, जैसा कि जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया भी है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट है तो वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, ठीक है। तो आप लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और फिर एग्जेम्प्ट लिख देना आउटर कॉलम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में लिखना ये, ठीक है। उसके बाद श्रीमती मनोरमा देवी claimed that last year's carried forward speculation loss of rupees 4,000 be allowed to set off this year। भाई देखो, स्पेकुलेशन लॉस जो है, और कोई लॉस होता तो हम उसको किसी और हेड में जैसे सैलरी में कर भी सकते हैं सेट ऑफ, लेकिन स्पेकुलेशन लॉस को सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। और जैसा कि यहाँ बताया भी गया है कि श्रीमती मनोरमा देवी ने क्लेम किया है कि उनका लास्ट ईयर स्पेकुलेशन लॉस था 4,000, जिसको कि कैरी फॉरवर्ड किया गया है और उसको अलाउ भी किया गया है इस साल सेट ऑफ करने के लिए। तो आप क्या करोगे, जब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी लिखोगे तो 1.5 लाख रुपए, उसमें प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस लिखोगे 1.5 लाख, तो उसमें से लेस कर दोगे 4,000 रुपए स्पेकुलेशन लॉस, तो आपका आ जाएगा 1,46,000 रुपीज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक है। कंप्यूट श्रीमती मनोरमा देवी टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, तो हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले सैलरी है, फिर अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसा कि इलस्ट्रेशन में भी किया गया है और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, सैलरी हुआ, उसके बाद फिर हाउस प्रॉपर्टी कर दो आप, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन्स है तो वो, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर इन चारों को पांचों को ऐड कर दो तो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। हम भी वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 1 का। तो सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा आप लोग की बुक के अकॉर्डिंग। तो मेरे बुक के अकॉर्डिंग 2022-23 असेसमेंट ईयर है, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का सॉल्व करेंगे। हम हेड बाय हेड सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम है ना, तो सारे हेड को पहले सॉल्व करेंगे इनर कॉलम में अमाउंट लिख के, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी जैसे पहले यहाँ इनर कॉलम में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जब इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा तो उसको आउटर कॉलम में लिखोगे आप। क्यों, देखो अभी तक हम इनकम फ्रॉम सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी अलग अलग सॉल्व कर रहे होते, तो यहाँ पे जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हमने लिखा, सैलरी लिखने के बाद बाहर लिखते थे, लेकिन अब हम अंदर ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि सारे हेड को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो हमको चाहिए। तो इनकम फ्रॉम सैलरी पहले आप अंदर कैलकुलेशन करो, फिर जो इनकम फ्रॉम सैलरी का लास्ट अमाउंट आता है उसको आप बाहर लिखना। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का, ऐसे ही पीजीबीपी का, ऐसे ही अदर सोर्सेज का, फिर ऐसे ही ऐड करके बाहर वाले अमाउंट वो जीटीआई आ जाएगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले है सैलरी। श्रीमती मनोरमा देवी का सैलरी कितना है, 15,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 15,000 रुपीज इंटू 12, तो ये हो जाएगा 1,80,000 रुपीज। तो ऐसे तो हम बाहर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आप सैलरी को अंदर ही लिखो, जब सारा ऐड करके इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा वो बाहर लिखना, ठीक है। तो ये हो गया 1,80,000 रुपीज। उसके बाद उनके हर एम्प्लॉयर हैड प्रोवाइडेड विद एन अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन दिल्ली एट ₹6,000 पर एनम। तो भाई रेंट फ्री हाउस की बात हो रही है, तो रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे रेंट फ्री हाउस। सबसे पहले हमारा काम है सैलरी ऑफ रेंट फ्री हाउस, मतलब कि क्योंकि सैलरी रेंट फ्री हाउस में जिस सैलरी का हमको काम होता है वो सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी है 1,80,000 रुपीज और डीए रिटायरमेंट नहीं दिया हुआ है, डीपी भी नहीं दिया हुआ है, बोनस कमीशन और ऑल टैक्सेबल अलाउंस कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यही जो सैलरी है वही रेंट फ्री हाउस के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब
उसके बाद रेंट फ्री हाउस, ये कंडीशन है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला। अगर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला होता, देखो पहली बात तो दो में डिवाइड होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो कैलकुलेशन ही दूसरा है। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी दो कंडीशन है, एक हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक हाउस टेकन ऑन रेंट और ऑन लीज बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मेंशन है, इसलिए हम मानेंगे कि ये जो घर है ये एम्प्लॉयर का है, तो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो इसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। क्वेश्चन में जब भी पॉपुलेशन मेंशन नहीं होता है, हम मानते हैं 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के केस में निकालते हैं 15%। अगर यही चीज़ 10 से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन होती तो हम निकालते 10%, और अगर 10 लाख से कम है तो फिर 7.5%। तो 15% ऑफ सैलरी, नॉट बेसिक सैलरी दैट इज 1,80,000। हम इस वाले सैलरी की बात कर रहे हैं जो कि इस फॉर्मूले से आता है। यहाँ पे कुछ था नहीं, इस वजह से सेम हो गया, ठीक है। तो 15% ऑफ 1,80,000, 15% ऑफ 1,80,000 रुपीज तो आप कैलकुलेट करोगे। 1,80,000 का 15% ये आ गया 27,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और फुल हायर वैल्यू। तो यहाँ पे फर्नीचर दिया ही नहीं गया है तो उसका कोई मतलब नहीं। फिर आप सीधे आ जाओ लास्ट वाले पे जो कि लिखा होता है लेस एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय कौन है? श्रीमती मनोरमा देवी। तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय दैट इज श्रीमती मनोरमा देवी। कितना अमाउंट उन्होंने पे किया है? उन्होंने पे किया है 6,000 पर एनम। तो 6,000 रुपये को आप यहाँ लिखो, 27,000 में से आप लेस करोगे, ये आ जाएगा 21,000 रुपीज़। ये आ गया रेंट फ्री हाउस का वैल्यू। अब आप रेंट फ्री हाउस का वैल्यू पुट करोगे जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो आ गया 21,000 रुपीज़। अब 1,80,000 प्लस 21,000 तो ये आ जाएगा 2,01,000 रुपीज़। क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा था जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, बस दो ही इंफॉर्मेशन दी थी, सैलरी और रेंट फ्री हाउस की। इसीलिए बस यही दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करते हैं तीन चीज। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज फिक्स होता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं और ना ही मिला है। और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो वो भी नहीं गिवन है यहाँ पे। तो यही 50,000 आप आउटर कॉलम में लिखोगे, 50 मतलब कि यहाँ वाले में 50,000, इसको 2,01,000 में से आप लेस करेंगे, 2,01,000 माइनस 50,000 तो ये आ जाएगा 1,51,000। तो जब 1,51,000 आ गया यानी कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी का अमाउंट आ गया, तो इसको आप सीधे यहां पे लिखो 1,51,000। ये क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां हमने कैलकुलेशन कर दिया, फिर उसके बाद उसको ऐड किया तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, लेकिन हम लाइन वाइज करें जो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहने का मतलब सीक्वेंस जैसे हम पढ़ के आए हैं, सैलरी फिर हाउस प्रॉपर्टी, तो ठीक है। तो अभी हम सीधे थर्ड वाला पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी का है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ज़्यादा तो आप सीधे इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर उसके बाद अदर सोर्सेज है तो वो ले लो, फिर पीजीबीपी ले लो, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें था क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया था तो हम इसको नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो उसमें म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, पहले हम ये तीनों लिखते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हुआ है यानी कि नील अमाउंट। उसके बाद एक्चुअल रेंट हाँ दिया हुआ है, 2,000 रुपये है, 2,000 इंटू 12 कर देंगे तो यह आ गया 24,000 रुपीज़। उसके बाद फेयर रेंट दे रखा है 2,250 रुपीज़, तो 2,250 इंटू 12, 2,250 इंटू 12 यह आ जाएगा 27,000 रुपीज़, ठीक है।
भाई हमने कैसे किया, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि श्रीमती मनोरमा देवी का एक घर है, उन्होंने किराए पे दे रखा है जो कि 2000 पर मंथ है और फेयर रेंट इतना है, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू दे नहीं रखा था। अब नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले में यहां आप लिख भी दो हाउस नॉट कवर्ड, अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। तो फिर अब इन दोनों में से जो ग्रेटर, सॉरी इन तीनों में से जो ग्रेटर होता है वही हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहां पे आप लिखो ग्रेटर ऑब्लिक ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इन दोनों में से बड़ा आपको कौन दिख रहा है, 27,000। तीनों में देखते हैं, ये तो ऑलरेडी नील था तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं, तो कौन सा बड़ा है, तो ये वाला फेयर रेंट। तो 27,000 रुपीज हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लेस करते हैं तीन चीज। सबसे पहले लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। तो यहाँ ओनर कौन है, श्रीमती मनोरमा देवी, तो इन्होंने पे किया हुआ है। अगर यही लिखता कि टेनेंट ने पे किया है तो फिर नहीं लेते, लेकिन ओनर अगर पे करता है तो लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर कितना पे किया गया है, 3,000 रुपए। उसके बाद वैकेंसी लेते हैं और अनरियलाइज रेंट, तो ना ही वैकेंसी हुई थी ना ही कोई अनरियलाइज रेंट है, तो यही 3,000 रुपए आप लेस कर दो। ये आ गया 24,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है हमारा एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लेस करेंगे सबसे पहले 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ 24,000। तो भाई 24,000 रुपीज का 30% ये हो जाएगा 7,200 रुपीज। उसके बाद क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो भाई लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है जो उन्होंने, और लोन घर से रिलेटेड होना चाहिए, तो घर को रिन्यू कराने के लिए उन्होंने लिया था लोन, उसका इंटरेस्ट है 3,000 रुपये, तो वो आप लोगे। उसके बाद ना ही कंस्ट्रक्शन पीरियड दिया गया है, ना ही ये बताया गया है कि कब लोन लिया गया है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं निकलेगा। तो बस इन्हीं दोनों को आप ऐड कर दो, 7,200 प्लस 3,000, ये आ गया 10,200 रुपीज़। 10,200 रुपीज़ को आप लेस करो एनुअल वैल्यू 24,000 में से, तो ये आ जाएगा माइनस 24,000, ये आ जाएगा 13,800 रुपीज़। तो इसको भी हम सीधे बाहर लिखेंगे 13,800 रुपीज़। ये क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद पीजीबीपी भी है, तो वो पहले आप लिख लो। तो पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो इसमें दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। कितने का प्रॉफिट है स्पेकुलेशन बिजनेस से, 1.5 लाख रुपए का, तो ये पीजीबीपी में आता है। उसके बाद आप देखे होंगे लास्ट पॉइंट में, मतलब 5th पॉइंट के बाद एक पॉइंट दिया था कि स्पेकुलेशन लॉस हुआ था लास्ट ईयर वाला जो 4,000 का, उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है इस बार, और उसको सेट ऑफ भी करना है। और स्पेकुलेशन लॉस को केवल स्पेकुलेशन बिजनेस से ही जो प्रॉफिट आता है उसी में सेट ऑफ कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे सेट ऑफ कर दोगे, लेस लॉस, सीधे सीधे लिख दो लेस स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन लॉस। तो 1,50,000 में से 4,000 रुपीज जो कि स्पेकुलेशन लॉस है वो आप लेस करो, तो आ गया 1,46,000 रुपीज। ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि पीजीबीपी। अब हमने सैलरी कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, पीजीबीपी कर लिया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उस पेज में जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ अब, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि सेकेंड पॉइंट में जिसकी बात की गई है। तो सबसे पहले ए पॉइंट जो कि था 10% राजस्थान गवर्नमेंट लोन्स, तो 50,000 रुपए का लोन था, तो 50,000
एट द रेट 10%। 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000 रुपीज। उसके बाद है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना है? 24,000 रुपए का बॉन्ड है, तो 24,000 रुपए का 10% यानी कि 2400, 2,400 रुपीज। नेक्स्ट है 60,000 रुपीज की एफडी है जिसमें कि 10% इंटरेस्ट है, तो आप लिखो इसमें कि 10% फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 5 years। तो ये फिक्स डिपॉजिट है 60,000 रुपए की, उसका 10%, 60,000 का 10%, यह आ जाएगा 6,000 रुपए। ठीक है। अब उसके बाद एबीसी, बस 3 ही पॉइंट थे, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट था जो कि 5th पॉइंट है, जिसमें लिखा हुआ था कि 900 रुपए इंटरेस्ट मिला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पे। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स, ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ लिख दो एग्जेम्प्ट। ठीक है। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 5,000 प्लस 2,400 प्लस 6,000, ये आ गया 13,400 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सीधे आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 13,400 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आ गया 13,400 रुपये। अब आप लिखोगे इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आएगा? पांचों हेड को ऐड करने पे आता है। सबसे पहले आप क्रॉस चेक कर लेना कुछ भी छूटा तो नहीं है। तो हमने सैलरी ले लिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी ले लिया है, हाउस प्रॉपर्टी भी ले लिया है, पीजीबीपी भी ले लिया है। ठीक है। अब इन चारों को आप कैलकुलेटर पे ऐड करोगे। सैलरी का पैसा कितना है? 1,51,000 रुपीज, उसमें ऐड करो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 13,800, 13,800 रुपीज। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस का 1,46,000 रुपीज आप ऐड करो। फिर उसके बाद आप ऐड करोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 13,400 रुपये, 13,400, तो ये आ जाएगा 3,24,200 रुपीज, 3,24,200 रुपीज। ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप लेस करोगे डिडक्शंस फ्रॉम अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डिडक्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिखो नील अमाउंट और फिर यही नीचे चला जाएगा 3,24,200 रुपीज। यही हो गया श्रीमती मनोरमा देवी का टोटल इनकम। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी हमने कैलकुलेट किया, रेंट फ्री हाउस हमने अलग से कैलकुलेट किया था, फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हमने लिखा, उसका कैलकुलेशन किया, वो बाहर आ गया 13,800। फिर पीजीबीपी का हमने कैलकुलेट किया, वो आ गया 1,46,000 रुपीज। फिर उसके बाद हमने किया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन। फिर उसके बाद चारों हेड, क्योंकि कैपिटल गेंस था नहीं तो हमने चारों हेड को ऐड किया, तो आ गया ग्रॉस टोटल इनकम 3,24,200 रुपये। उसमें से अंडर सेक्शन 80C टू 80U को लेस किया, तो आ गया 3,24,200 रुपीज टोटल इनकम।